हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड बिजनेस एंड फाइनेंस की पाठशाला, जहाँ पे हम आपको कॉम्प्लेक्स और लीगल चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान भाषा में समझाते हैं और आपकी मदद करते हैं। तो सेम वेज इसीलिए आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसकी ज़रूरत हर किसी को है एंड जिसके लिए हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स को रीच आउट करता है, एंड दैट इज एमएसएमई लोन्स। लेकिन एमएसएमई लोन से पहले एक स्टेप पीछे जाते हैं कि एमएसएमई इतना मैटर करता क्यों है। एमएसएमई हमारे देश की जो जीडीपी है उसका 30% कंट्रीब्यूट करता है और ऑलमोस्ट 11-12 करोड़ को लोगों को रोजगार देता है एंड हमारे देश में 6.25 CR एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए एमएसएमई इम्पोर्टेंट है एंड अगर एमएसएमई नहीं होगा तो जीविका चलेगी नहीं लोगों की। इसीलिए आज हमारे साथ अनुज भाई हैं जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड फंडिंग में एक्सपर्ट है। किसी भी व्यक्ति को जो लोन देना होता है या एनबीएफसी से फंडिंग चाहिए होती है या किसी का स्टार्टअप्स है जो कि अपनी अर्ली स्टेज को पार कर चुका है, उसमें भी अनुज भाई हेल्प करते हैं एंड फंडिंग दिलाते हैं। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि कैसे कैसे आदमी लोन ले सकता है, बिजनेसमैन कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका फायदा बिजनेसमैन को मिल सकता है। सो आइए वेलकम करते हैं अनुज भाई का अपने इस पाठशाला में और उनसे समझते हैं एमएसएमईज के लोन के बारे में और उनके प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू प्रवीण भाई। आज का टॉपिक तो सही में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को चाहिए। राइट, एग्जैक्टली। फंडिंग के बिना बंदा अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा सकता। अब हम देखते हैं इसके अंदर काफ़ी सारी तरीके की फंडिंग मार्केट में अवेलेबल है। जैसे हम लोग एमएसएमईज को टर्म लोन ले सकता है, सिडबी का लोन ले सकता है, मुद्रा लोन्स भी ले सकता है, सीजीटी एमएसई आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, ये भी लोन ले सकता हर है। कोई बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो भी हमारे क्लाइंट्स है वो सब पूछते भी है कि सीजीटी एमएसएमई क्या, एमएसई क्या है, क्या होता है इसमें। इस पे भी हम आपसे जानेंगे कि क्या होता है। आपने लाइट देनी है इस पे भी। बिल्कुल प्रवीण भाई, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। सीजीटी एमएसई क्या होता है। सीजीटी एमएसई बेसिकली भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसके अंदर आपको कोलेटरल फ्री लोन अप टू 10 CR मिलने का प्रावधान है। राइट। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब इसके अंदर छोटे छोटे एक स्लैब्स बना रखे हैं। जो वेंडर्स हैं, वेंडर्स को भी एक मुद्रा लोन की स्कीम के अंदर 50,000 रुपए का भी लोन मिल जाता है और 10 लाख रुपए तक भी मिलता है, 20 लाख रुपए तक भी मिलता है। और एक अभी इन्होंने जो स्कीम को बढ़ाया है, जो लिमिट को बढ़ाया है, पहले सीजीटी एमएसई की जो लिमिट थी वो हुआ करती थी 2 करोड़ रुपए। राइट। फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे अपना भारत ग्रो कर रहा है, हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, हम लोग एक विश्व पावर एक बन के उभर रहे हैं, तो उसमें जब तक बिजनेस नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा भारत टॉप पे नहीं आएगा। और हम सब चाहते हैं कि हमारा इंडिया सबसे बड़ा हो। उसके लिए जब तक बिजनेसेस बड़े नहीं होंगे तब तक भारत बड़ा नहीं होगा। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए। तो पहले इसकी लिमिट 2 करोड़ रुपए हुआ करती थी, फिर ये बीच में 5 करोड़ रुपए हो गई, अभी रिसेंटली इसको अभी 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है सीजीटी एमएसई के अंदर। ओके, सो इसके अंदर आप जो लिमिट्स बता रहे हो, तो मेरा ये सवाल है कि भाई इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कितना लोन हमें मिल सकता है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाले हैं। बिल्कुल प्रवीण भाई, मैं आपको सारी चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सीजीटी एमएसई लोन लेना थोड़ा सा टिपिकल होता है। रीजन उसका क्या है? सबसे बड़ी बात है कि ये कोलेटरल फ्री लोन है। जहां पे कोलेटरल फ्री लोन वर्ड यूज हो गया तो जो बोरोवर है वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है इसको लेकर। राइट, क्योंकि उसने कुछ कोलेटरल दिया नहीं, ना घर दिया, ना फैक्ट्री दी, ना कुछ। बिल्कुल इमोशंस नहीं दिए बेसिकली। उसने उसके अंदर इमोशंस नहीं दिए। जब तक इमोशंस नहीं होंगे तब तक उसके अंदर वो वाइज तरीके से फंड को यूज नहीं करेगा। मतलब वो कहने की ये बात है कि घरवाली नहीं, अभी गर्लफ्रेंड ही बनी है, घरवाली बनने में टाइम है। बिल्कुल सही बात है प्रवीण भाई। तो सब जब कोलेटरल बंदा अपने नहीं देता तो उसके इमोशंस उससे अटैच नहीं होते लोगों से, तो उसके अंदर ना वो उस पैसे को बहुत वाइजली यूज नहीं करता, वो कैजुअल हो जाता है। इसलिए बैंक थोड़ा सा अपना हाथ खींचते हैं, वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, कोई भी बैंक हो। बैंक का अगर एंट्री बढ़ेगा तो हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं है।
तो बैंक थोड़ा सा इसमें आपका क्रेडिट अप्रेजल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि आप इसमें अपना कोलेटरल नहीं देने वाले और आप पैसे को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो बैंक को भी नहीं पता आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो इसका जो असेसमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, अगर आपने देखा भी होगा नॉर्मल, आप होम लोन लेने जाओगे, बैंक आपके पीछे भाग के देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन है। राइट। और होम लोन एक ऐसी चीज है, बंदा घर में तो रहेगा ही रहेगा तो लोन चुकाएगा ही चुकाएगा। बिल्कुल। नहीं चुकाएगा किसी को पसंद नहीं कि नोटिस चिपके। नहीं चुकाएगा तो उसको घर पे नोटिस आएगा, नोटिस चिपकेंगे और उसको एक मार्केट में कहते हैं थोड़ा सा credibility भी खराब हो जाती question है, होती उसकी इज्जत पे भी सवाल आता है, सारी चीजें होती हैं। अब बिजनेस के अंदर तो ऐसा होता है कि कुछ नहीं पता चलता कौन सा पैसा कहाँ क्या कैसे घूम रहा है। Right. तो बेसिकली यही चीज है कि कोई भी इसको अब अप्रोच करता है लोन लेने के लिए, बैंक देता है, ऐसी बात नहीं है नहीं देता। बैंक को आपका प्रोजेक्ट समझ में आना चाहिए, आपकी बिजनेस की वायबिलिटी समझ में आना चाहिए, आपके बिजनेस की स्केबिलिटी समझ में आना चाहिए, और कुछ इसके अंदर पैरामीटर्स, कुछ क्राइटेरियाज हैं Okay. जिसके बेस पे बैंक आपकी लिमिट को डिफाइन करता है। पहला क्राइटेरिया इसके अंदर क्या आता है प्रवीण भाई, आपने अपने बिजनेस के अंदर पैसा कितना लगाया हुआ है। Right. और आपका बिजनेस एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होना चाहिए। Okay. आपने अगर कैपिटल 25 लाख रुपए इसके अंदर लगा रखा है Right. और आपका बिजनेस का विंटेज भी इसके अंदर 3 साल मिनिमम होना चाहिए। सरकार तो बोलती है कि नए बिजनेस को भी मिल जाता है, जैसे एक स्टार्टअप इंडिया का एक स्कीम है, वो भी सीटीडी के अंदर ही कवर होता है, Right. जिसके अंदर वुमेन एंटरप्रेन्योर को अप टू 1 CR लोन मिल जाता है। बिल्कुल। और मैंने इनफैक्ट ऐसा भी देखा है कि आज आपने फॉर्म स्टार्ट करी, जीएसटी नंबर लिया और फिर आप उसको अप्लाई करके 1 CR की फंडिंग उठा दो। ओके। ये लेकिन प्रवीण भाई इसके अंदर मैंने ऐसा भी देखा है कि जो महाराष्ट्र साइड है वहां पे स्टार्टअप इंडिया वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा इजी है लेना। ओके। जो फंडिंग है, फंडिंग जो देने का नजरिया है महाराष्ट्र में, मैं अगर एक बेसिकली मुंबई की बात करता हूँ, मुंबई के अंदर जो फंडिंग देने का तरीका है, बैंक थोड़े से लिबरल हैं, जो मैंने देखा फील किया। हाँ। वहां पे 1 करोड़ रुपए की फंडिंग भी होते हुए मैंने देखी है। बट जो अपना एनसीआर एरिया है, यहाँ फंडिंग बड़ी खींच के दी जाती है, उसको बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है। जब तक वो रो नहीं देता तब तक उसको फंडिंग बेसिकली देखा जाए तो नहीं मिलती, इनिशियल स्टेज पे नहीं मिलती, इनिशियल स्टेज पे नहीं मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से शायद ठीक भी है थोड़ा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एनपीए कम होंगे। राइट। देश की तरक्की उसी में है, अगर एनपीए कम होंगे देश कम से कम उतना तो ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला क्राइटेरिया हम देख रहे थे कि आपकी कैपिटल कितनी है, आपने अपने बिजनेस में खुद से कितना पैसा डाला है। राइट। आपका जितना पैसा आपने डाला हुआ है उससे ज्यादा बैंक आपको फंड नहीं करेगा। तो फंडिंग के लिए आप अपना देखते हो कि आपने कैपिटल मान लो 25 लाख लगा रखा है, आपका बिजनेस का विंटेज 3 साल का है, 3 साल के अंदर आपने मान लो 25 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, वो रिजर्व एंड सरप्लसेस में चला गया। ओके। तो 25 लाख रुपए की कैपिटल, 25 लाख रुपए के रिजर्व एंड सरप्लसेस। तीसरी बात, जो आपने अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड से उठाए हैं, ओके, वो भी आपकी कैपिटल में ट्रीट कर लिए जाएंगे। जैसे कि अगर आपने 50 लाख रुपए अपने फैमिली एंड फ्रेंड से लिए, तो 25 लाख रुपए कैपिटल, 25 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लसेस, 50 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये टोटल आपकी कैपिटल पार्ट बनती है 1 करोड़। 1 करोड़। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर एक डीपी, ड्राइंग पावर निकालने की। ड्राइंग पावर कैसे निकलता है? वैसे तो हर बैंक का अपना ड्राइंग पावर निकालने का तरीका, अपने फॉर्मूलेज अलग अलग है, बट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, जितने भी आपके डेटा है अप टू 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज। बैंक जो 90 दिन से ऊपर के जो डेटा होते हैं उनको एक्सक्लूड कर देता है फॉर कैलकुलेटिंग योर ड्राइंग पावर, करेक्ट। अब जो आपके डेटास हैं प्लस आपका स्टॉक माइनस आपके क्रेडिटर्स, उसका 75% बैंक उठाती है, 25% का मार्जिन लेती है बैंक उसके। ओके। वो ये मान के चलते हैं कि कुछ डेटास आपके खराब हो जाएंगे, कुछ स्टॉक खराब हो जाएगा, कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होंगे जिसको आप पैसे नहीं देना चाहते हो या नहीं देते हो, कोई भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है तो आपका एडवांस मिल गया। हाँ, आपने एडवांस दिया, एडवांस आपका खराब हो गया या फिर मटेरियल को रिजेक्शन तो अपना थोड़ा सा ग्रेस लेके चलता है बैंक। तो बैंक एक अपना एक मार्जिन सेट उसने करा हुआ। तीसरी बात आती है कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितनी सेल करी थी, उसका 20% सेल्स आपकी जीएसटी टर्नओवर से मैच करा जाएगा, और वो भी विदाउट टैक्स।
एक्सक्लूडिंग जीएसटी, Right. जो आपका बेसिक टैक्सेबल वैल्यू होता है उसको वो भी हाँ। कंसीडर हो गया हमारे। उसका आपको 20% निकाला जाएगा। अब हम बात करते हैं 50 लाख रुपए आपका अनसिक्योर्ड लोन था, 25 लाख रिजर्व सरप्लस था, 25 लाख आपका कैपिटल था, तो टोटल 1 करोड़ रुपए आपका ये आ गया। कैपिंग हो गई। अब हम बात करते हैं जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ड्राइंग पावर, ड्राइंग पावर हमारा स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स का 75%। 75%, वो आपका टोटल आता है। लेट्स से सपोज एग्जांपल लेते हैं 80 लाख रुपीस, राइट। तो 1 करोड़ रुपए कैपिटल आ गया, राइट। 80 लाख रुपए की आपकी ड्राइंग पावर बन गई। और आपका 3 करोड़ रुपए हमारा टर्नओवर है, अगर आपका 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर, 3 करोड़ का 20% आपका, तो 60 लाख हो गया हमारा। 60 लाख आ गया। तो ये 3 कंडीशन का विच एवर इज लोअर, ओके जो भी बनेगा वो आपकी एक एलिजिबिलिटी बन जाएगी। ओके। तो इसके अंदर 1 करोड़ 80 लाख 60 लाख, तो आप 60 लाख रुपए फंडिंग लेने के लिए एलिजिबल हो बैंक से। बट बैंक आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको उठा के 60 लाख रुपए दे देगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा कि आपने पास्ट में कितना लोन ले रखा है, आपका बिहेवियर क्या है उन लोन्स को चुकाने का, कैपेसिटी भी क्या है। एग्जैक्टली आपका बिहेवियर भी देखेगा कि आप लोन्स को रीपे करने में आपका बिहेवियर बैंक को लेके पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो ईएमआई अगर आपकी 1 तारीख को ड्यू हो रही है, 5 तारीख को दे रहे हो, 10 को दे रहे हो, 25 को दे रहे हो, तो बैंक उस केस के अंदर सीजीटी एमएससी करेगा ही नहीं आपको। ओके। क्योंकि वो ये देखता है कि सिक्योर्ड लोन में ही अगर बंदे ने इतना ज्यादा अगर फ्लेक्सिबल है, कैजुअल हो गया है वो, तो वो अनसिक्योर्ड लोन को कैसे, कोलेटरल फ्री लोन को कैसे करेगा। हाँ, तो मेन 3 क्राइटेरियाज यही हैं इसके अंदर। बैंक चाहता है आपको लोन देना, बट लेकिन पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस बैंक के ठीक नहीं रहे इस लोन को, तो इसीलिए आजकल बैंक थोड़ा सा खींचता भी है कि सीजीटी एमएससी ना दी जाए। सो अनुज भाई, इसमें 2-3 सवाल और है मेरे, जैसे कि एक तो ये किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, ठीक है, क्या इसमें भी हमें सरकार को कुछ देना होता है क्या, एंड तीसरा कि क्या क्या हम डॉक्यूमेंटेशन दें, जैसे आपने ये जो चीज बताई है, तो इसके क्या बेसिक डॉक्यूमेंटेशन रहने वाले हैं इसके लिए। प्रवीण भाई, सबसे पहले आपने पूछा कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। एक एवरेज रेट इसका 10.5% के आसपास आपको आता है। ओके। 10.5% पे आपको कोलेटरल फ्री लोन, अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है। आपने बात की कि हमें सरकार को भी क्या देना पड़ता है। एक सरकार ना हर साल एक इसमें से गारंटी फी आपसे लेती है, जो फी पहले अपफ्रंट 2% हुआ करती थी। ओके। बट अब वो रिड्यूस हो गई है, एवरेज 50% रिड्यूस हो गई है। ओके, तो 1% के 1% के आसपास का आपको इसका जो कि बैंक आपसे लेगा और वो सीधा सरकार को देगा। राइट। वो रेवेन्यू बैंक का नहीं है। ओके। बैंक का रेवेन्यू क्या हुआ, आपसे बैंक ने जो प्रोसेसिंग फीस ली प्लस इंटरेस्ट जो लिया, और अगर वो कोई रिन्यूअल कर रहा है, हर साल इसका रिन्यूअल होता है, जो रिन्यूअल फीस हो, बैंक का रेवेन्यू से उसके अंदर उतना है। ओके। तीसरा आपने मेरे को पूछा कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। प्रवीण भाई, इसके अंदर एक तो आपकी 3 साल की बैलेंस शीट होगी, जो कि ऑडिटेड होनी चाहिए। बैंक्स उसी को कंसीडर करता है जो ऑडिटेड हो। बाकी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वो ठीक होनी चाहिए। आपका 1 साल का बैंकिंग कैसा है। बैंकिंग से याद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। टर्नओवर अगर आपका 3 करोड़ रुपए, बैंक में पैसा सिर्फ आपका 50 लाख रुपया है, इसका मतलब आपकी चर्निंग हुई नहीं बैंक है। राइट। तो बैंक देखेगा कि आपके 3 करोड़ के टर्नओवर में से 50 लाख रुपए आपके बैंक में है, 2.5 करोड़ रुपए का है, या तो वो डेटर्स में फंसे हुए हैं। राइट। डेटर्स में फंसे हुए तो वो डेटर्स आपके 90 डेज से ऊपर हो गए। राइट। तो बैंक उस केस के अंदर आपको फंडिंग नहीं करेगा। अगर आपका इसके अंदर 3 करोड़ रुपए आपने सेल्स की है, तो मोटा मोटी 2.5 करोड़ के आसपास कम से कम आपका बैंक में चर्निंग होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो सेल्स आपने लास्ट के मंथ में किए वो आगे भी आएगा। बट लेकिन देखा जाए तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो सेल हुई वो इस साल भी होनी चाहिए, वो उसका पैसा इस साल भी आएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी बराबर ही रहना चाहिए चर्निंग। आपने जो टर्नओवर किया अगर वो ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो बैंक आपको वो फंडिंग नहीं करके चलेगा। सो अनुज भाई, इसमें अगर हम बात करें कि एक तो मेरा सवाल ही, किसी के पास ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो भी उसको क्या ऑडिट करानी पड़ेगी। प्रवीण भाई, इसके अंदर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, प्रिजम्पटिव सेक्शंस लगते हैं हमारे यहाँ। मैं समझ सकता हूँ उस चीज को। 10 करोड़ तक अगर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके 5% से ज्यादा कंसोलिडेटेड आपके कैश में नहीं है ट्रांजेक्शन, तो बट ऐसा नहीं है, बैंक उसमें भी फंडिंग कर देता है। अगर आपका बिजनेस उसको लगता है कि वाइबल है, तो बैंक उसमें भी फंडिंग कर देता है। तो अनुज भाई, इस केस में अब हम अपने व्यूअर्स के लिए, जो एमएसएमई बिजनेस ओनर्स हैं,
क्या मिस्टेक्स हैं, क्या चीज़ें जो उन्हें अवॉइड करनी है जिससे कि वो आगे अच्छा परफॉर्म कर सके और बैंकों को भी इतना रिस्क ना लगे उनको पैसा देते टाइम एंड बहुत स्मूथ हो जाए हमारा प्रोसेस। प्रवीण भाई, सबसे बड़ी बात है कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बॉर्रोवर की ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोन लेने जाओ तो पहले अपने आप को खुद असेस करो, राइट। ना कि आपके पास आप बैंक के पास जाओ, बैंक से सिविल निकलवाओ या फिर जो भी वो लोग पैरामीटर्स देखते हैं वो निकलवाओ, फिर वो रिजेक्ट कराओ। पहले आप अपने आप को खुद असेस करो कि आपने जो पास में कुछ लोन लिया हुआ है, कुछ भी किया, आप उसको कैसे रिपे कर रहे हो। अगर आप उसको अच्छे से रिपे नहीं कर रहे हो, आप बैंक में फाइल डालोगे, रिजेक्ट कराओगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करो, आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। बैंक के अंदर पैसा आना चाहिए सेल्स का। बेसिकली ये दो चीज़ ही ऐसी हैं जो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और एक आपका बिजनेस बैंक को समझ में आना चाहिए, स्केलेबिलिटी बिजनेस के अंदर होनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, एक्सपैंड कर सके, ग्रोइंग हो, डिक्लाइनिंग बिजनेस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होनी चाहिए। अगर आप पहले से एक लॉस मेकिंग एंटिटी है तो बैंक आपको पैसा क्यों देगा। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देता हूँ अनुज भाई कि जो भी जो हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट है वो भी जो फीस, बैंक गारंटी फीस आपने पे करी है बैंक को, जो सरकार को जाएगी, उसका भी आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो एज अ सब्सिडी, उसमें भी कुछ पार्ट आप क्लेम कर सकते हो। सो ये थी हमारी कन्वर्सेशन अनुज भाई के साथ, जिसमें उन्होंने समझाया कि CGTMSE स्कीम्स क्या होता है, कैसे एक एमएसएमई ओनर्स को अपने लोन्स को देखना चाहिए, कैसे उनके साथ बिहेव रखना चाहिए, क्योंकि ये जो लोन्स हो रहे हैं वो आपके लिए ट्रैप नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको बांध के जकड़ के रख देगा, ये आपकी ग्रोथ के लिए एक होप दे रहा है कि आपको पैसा मिलेगा, उससे आप और काम करोगे और ज़्यादा ग्रो करोगे। सो इसको यूज जो है बहुत वाइजली होना चाहिए एंड आप इसको सीढ़ी बना के अपने आप बिजनेस को ग्रो करिए और आगे चलिए। तो यहीं पे हम अपनी कन्वर्सेशन खत्म करते हैं और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स सिंपल साधारण भाषा में लाते रहेंगे और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।